पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी स्कूल है वहां पर कई जगहों पर कई हजारों की संख्या में जो टीचर हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है, कहीं पर बच्चे नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, कहीं एक ही बिल्डिंग के नीचे कई कई क्लास लाई जा रही है। और एक तरफ जहां पर जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहिए, वहीं पलायन आयोग की ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि जब सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, तो बच्चे आखिर सरकारी स्कूलों में क्यों जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हम मौजूद हैं धरना स्थल पर और इससे पहले एक धरना जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। जो पंकज छेत्री जो अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया, तो वहां से जो पुलिस बल है उन्हें धरना स्थल पर ले आए। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि जैसे ही हमने वो वीडियो प्रसारित किया उसके बाद से ही कई अभिभावकों के हमारे पास संदेश भी आए और साथ में कई लोगों ने कुछ प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं, जिसको लेकर अब सीधे हम पंकज छेत्री जी जो अब धरना स्थल पर मौजूद हैं। पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल है, धरना स्थल पर आपको ले आए हैं, बस सबसे बड़ी चीज है कि जब वो वीडियो प्रसारित हुई तो कई लोगों ने अप्रिशिएट किया और दूसरी ही तरफ कई लोगों का कहना यह था कि अगर आप प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो आप सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं, कि जहां पर भीड़ होगी वहां तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, वहां पर तो अपनी मनमानी भी होगी, मोनोपोली भी होगी। क्योंकि ऐसा होता है अधिकतर कि एक स्कूल है, अगर उसका बहुत बड़ा नाम है तो वहां पर लोगों की बड़ी संख्या होती है, लोग चाहते हैं कि वहां पर एडमिशन मिले, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर देता है। ये कहना है कुछ लोगों का, क्योंकि कई पेरेंट्स तो त्रस्त हैं, उन्होंने तो कमेंट किए कि बहुत अच्छी मुहिम है, जब तक कुछ ना हो तब तक ये आंदोलन करना, पर कुछ लोगों का कहना ये भी है। पहले तो इससे शुरुआत करूंगा। आपका पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आपका, और सभी आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये जो अभी समय है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्कूलों की और किताबों को जो छापते हैं पब्लिशर्स की एक गुंडागर्दी चरम पर है। तो उसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं मैदान पर। तो सभी मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि आपके चैनल के माध्यम से कि सब एकजुट हों, लामबंद हों। हर साल इस वक्त ऐसे ही चलता है, ऐसे ही आंदोलन होता है, पर एक ही महीने में सब कुछ सरकार और प्रशासन के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, आंदोलन दबा दिया जाता है और फिर व्यवस्था वही जस की तस हो जाती है जी। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अभिभावक जो डरे हुए रहते हैं कि अगर उनका नाम सामने आ गया, उनके बच्चों का नाम सामने आ गया, तो स्कूल प्रशासन उनको विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित करता है जी। तो वो सामने आंदोलन में आने में संकोच कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बीड़ा हमने अपने सर पर उठाया है और अब हम अभिभावकों तक पहुंचकर उनको जोड़ेंगे और आगे फी एक्ट लागू होने तक ये आंदोलन अब निरंतर जारी रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में भेज दीजिए और प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो पैसा लगेगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि निजी स्कूल भी भले ही वो निजी हैं, पर उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है जी। उनको एफिलिएशन भी बोर्ड के द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा उनको एनओसी दी जाती है और जो सरकार है उसका पूरा हस्तक्षेप होता है। यही नहीं, और इसके अलावा वो क्या शुल्क दे रहे हैं, उस शुल्क के एवज में क्या सुविधा दे रहे हैं, ये भी जांचना मापना ये सरकार का काम होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भेज दीजिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में बंद होने के कगार पर हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और गुणवत्ता नहीं है। निजी स्कूलों में, क्योंकि निजीकरण सरकारों द्वारा ही प्रोत्साहित है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज हम देख रहे थे कि सरकारी स्कूलों के किताब वितरण के लिए टेंडर अब हो रहे हैं जी। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही हैं, सरकार का एक पूरा फोकस है ताकि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए जी। और जनता अपने बच्चों को अगर निजी स्कूल में भेजती है तो वहां विभिन्न माध्यमों से ये प्रताड़ित करते हैं, जबकि जब प्रवेश होता है
एडमिशन के टाइम पे उनसे विधिवत शुल्क लिया जाता है, उनसे स्टेशनरी, किताबें, कॉपी सबके बारे में बताया जाता है। पर जैसे ही प्रवेश हो जाता है उसके बाद फिर इनकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है विभिन्न माध्यमों से कि भाई 3 महीने की एक साथ फीस जमा कर दीजिए, ड्रेस हमारे एजेंट के यहाँ से लीजिए, हमारे किताब वाले वेंडर के यहाँ से किताब लीजिए, फिर बिल्डिंग फीस, स्पोर्ट्स फीस, फिर डेवलपमेंट फीस, फिर अब नया एक और शिगुफा आ गया है कि री एडमिशन फीस। हर साल बच्चा जैसे जैसे बड़ी क्लास में आपका जाएगा, वो नया प्रवेश लेगा तो उसको नया शुल्क देना पड़ेगा। तो इस पूरे जो इनका कोकस है उससे लड़ने के लिए हमें जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार को घेरना पड़ेगा। जी, आपको बता दूं कि दूसरा पहलू यह भी है कि पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी स्कूल है वहां पर कई जगहों पर कई हजारों की संख्या में जो टीचर हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है, कहीं पर बच्चे नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, कहीं एक ही बिल्डिंग के नीचे कई कई क्लास चलाई जा रही है। और एक तरफ जहां पर जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहिए, वहीं पलायन आयोग की ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि जब सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, तो बच्चे आखिर सरकारी स्कूलों में क्यों जाएंगे। और वहीं जब वो प्राइवेट की और निजी स्कूलों में जा रहे हैं तो वहां पर फीस की मार। और छेत्री जी, एक बड़ा प्रश्न मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पे जैसे ही आपका ये खबर चली उसके बाद लोगों के ये भी आए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल में एक शिकायत की कि यहां पर फीस ली जा रही है। तो एक बड़ा अचंभित सवाल, एक आंसर वहां से आता है। जो शिक्षा अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत पढ़ाइए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। ये अधिकारी हैं जो उन्हें जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री पोर्टल में। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ऐसे अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि जिस भी अधिकारी ने आपको ऐसा जवाब दिया है उनका नाम और उनका पदनाम वो कहाँ पर पोस्टेड है हमें भेजें। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सरकारी पद पर रहते हुए मैं कहूँगा ये इस तरीके का बयान अगर आप किसी जनता को दे रहे हैं, किसी अभिभावक को दे रहे हैं, तो वो सरकारी सिस्टम का एक खिलवाड़ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच की भी मांग करेंगे कि क्या कितनी उन्होंने अकूत संपत्ति ऐसी कमाई है कि उन्हें जनता का पैसा तो लग रहा है कि आपका जो गाड़ी कमाई है वो आप सरकारी स्कूल में जाइए और हमारे बच्चे निजी स्कूल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो मैं कहूँगा मनोदशा से जो ग्रसित हैं, जो इस प्रकार की स्थिति से ग्रसित हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसे अभिभावकों को कहूँगा कि उनका नाम सार्वजनिक करें और वो नहीं कर सकते तो हमें उनका नाम दें, हम उनका नाम सार्वजनिक करेंगे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना जवाब देने वाले ऐसी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे 2 दिन में बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर जनता कह रही है कि स्कूल मनमानी करके नोटबुक्स में और किताबों में अपने स्कूल के नाम लिखवाता है, वहां पर प्रिंट वो करवाता है। ये बड़ा विषय बना हुआ है। वहीं हर साल चैप्टर के सीरियल को बदलकर यह कह दिया जाता है कि चैप्टर के बदल दिए गए, सिलेबस बदल दिया गया है, आप नई किताबें लीजिए। और पर्टिकुलर एक दुकानें चिन्हित कर दी गई हैं जिनमें यह कह दिया गया है कि फलाने स्टोर में जाकर आपको ये किताबें मिलेंगी, नहीं तो अन्यथा ये किताबें नहीं मिलेंगी। और अगर बच्चा किताबें नहीं लाता है तो उसकी एंट्री बैन कर दी जाती है। ये प्रेशर जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो प्रेशराइज किया जा रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अब स्कूल जो है खुल्लम खुल्ला स्कूल विद्यालय न होकर लूट का अड्डा बन गए हैं, एक व्यापार बन गया है। और मैं कहूँगा कि ये आप समझिए कि एक स्कूल जितने माफियाज, मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, स्कूल माफिया हो गए हैं, शिक्षा माफिया हो गए हैं, जो अपनी गिद्ध दृष्टि अभिभावकों पे और बच्चों पे बनाए रखे हैं कि किस प्रकार से उनको लूटना है, किस प्रकार से उनको नोचना है, किस प्रकार से उनको चुन चुन कर, उनका नोच नोच कर उनका मांस खाने वाली जो प्रवृत्ति गिद्ध की होती है। तो ये व्यक्ति गिद्ध के समान, ये माफिया, स्कूल माफिया गिद्ध के जैसे हो गए हैं। तो इनका इलाज अब तभी हो सकता है जब इनके खिलाफ कोई सख्त कानून बने
और एक एक चीज उस कानून में पूरी उसकी व्याख्या की जाए कि प्रवेश से लेकर बच्चों की टीसी से लेकर क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, मानक नहीं बनेंगे, ये लूट ऐसी चलती रहेगी। ये लूट ऐसी चलती रहेगी। एक बड़ी चीज आती है, और जिस देश में छेत्री जी आईएएस की अगर तैयारी जो लोग कर रहे होते हैं, उन्हें ये कह दिया जाता है कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। पर जब बात आती है ये पाठ्यक्रम करने की या किसी शिक्षा में, किसी क्लास में बात सिलेबस कंप्लीट कराने की, तो कह दिया जाता है कि एनसीईआरटी काफी नहीं है, उसके लिए आपको रिफ्रेशर्स खरीदनी होंगी, उसके लिए आपको ऐसी तमाम अन्य जो किताबें वो खरीदनी होगी। कि आईएएस जो एनसीईआरटी पढ़ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, वहीं पर वो बदल जाते हैं जब वो स्कूल में प्रवेश लेते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर एनसीईआरटी की किताबें लागू हो जाएंगी तो इनकी लूट खत्म हो जाएगी, और ये चाहते हैं कि इनकी लूट निरंतर चलती रहे, क्योंकि इसी में ये किताबें जैसे आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने जब छापा मारा तो कई किताबें ऐसी भी निकली जो कि डुप्लीकेट पब्लिशर्स की किताबें थी, जो अपने आप छाप के बनाई जा रही थी। तो वो महंगी महंगी किताबें होती हैं, 700-800 रुपए की एक 5वीं 6वीं के बच्चे की किताबें होती हैं, 600 रुपए की किताबें होती हैं, 50-50 पृष्ठ की। ये धंधा इनका एनसीईआरटी में बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये आईसीएसई और विभिन्न प्रकार के जो इन्होंने बोर्ड बना रखे हैं, उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एनसीईआरटी किताबें लागू ना हो और इनकी मनमानी चलती रहे, और ये किताबें बेचने के आड़ में, स्टेशनरी बेचने के आड़ में और यूनिफॉर्म बेचने के आड़ में तमाम तरीके से ये अपना धंधा चलाते रहें और अभिभावकों को लूटते रहें। एक आखिरी सवाल है। हमेशा हमेशा ये देखा गया है, दो चीजें बड़ी स्वाभाविक हैं इस प्रदेश में या इस पूरे देश में। जब जब शिक्षा सत्र चल रहा होता है या एडमिशन सत्र चल रहा होता है, तब जिला अधिकारी या तमाम अधिकारी छापे करते हैं। वो ये कहते हैं कि फलानी दुकान को सीज कर दिया, या हमेशा अभिभावक भी आगे आते हैं, या जब कोई त्योहार आ रहा होता है तब तमाम जो मिठाइयों की दुकान है वहां छापे मारे जाते हैं। असल में ये जो महीने होते हैं, 1 या 2 महीने, उसके अलावा 10 महीने तमाम अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं, अभिभावक चुप्पी साध लेते हैं। आखिर ये बड़ा सवाल है कि 10 महीने की चुप्पी और इन 2 महीने में आक्रोश, क्या यही कारण है कि अब तक फीस एक्ट नहीं आ पाया और तमाम जो मंत्री इसे लाने वाले थे, अब वो ही मंत्री पद से हटा दिए गए? देखिए, जो इनकी एसोसिएशन है जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, बहुत मजबूत एसोसिएशन है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति उसमें हैं, बहुत ऊंची पहुंच वाले रसूखदार लोग उसमें हैं, राजनीतिक पहुंच वो रखते हैं, सरकार में उनकी पहुंच है, प्रशासन में उनका दबदबा है। यही कारण है कि जो व्यक्ति फी एक्ट लाना चाहता है या जो इन पर नियंत्रण करना चाहता है, ये उसको ही उसका ही स्थानांतरण करा देते हैं। तो अब ये तो तभी हो सकता है जब जनता सड़कों पर उतरे, अभिभावक सड़कों पर उतरे और जो ये अन्याय चल रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसके खिलाफ बिगुल बजाएं, तभी इनसे पार पाया जा सकता है। नहीं तो ये माफिया और जो जितने भी ये एजुकेशन माफिया हैं, ये बहुत मजबूत हैं। मेरा सभी अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि एक हमने आंदोलन शुरू किया है आज, क्योंकि साल भर रोने से बेहतर है एक बारी मजबूती से आंदोलन किया जाए और इस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई सख्त हो, एक कानून बने। क्योंकि ये 1 महीने 1-2 जगह छापेमारी करके, 1-2 ड्रेस वालों को पकड़ के, 1-2 स्टेशनरी वालों को पकड़ के, 1 आधा स्कूल का चालान करके इतिश्री कर लेते हैं, और जिसे मैं कहूँगा सरकारी भाषा में कहते हैं कागजों का पेट भरना जी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, नगर निगम, आपने बहुत सही बात बोली, त्योहारों में जी, एक दिन 2-4 मिठाई वालों को, 2-4 डेयरी वालों को सीज कर देते हैं दुकानें, और उसके अलावा चालान कर देते हैं, और पूरे साल भर वो अन्य
प्रकार से उनको खुला छोड़ देते हैं एक तरीके जैसे से। कुट्टू के आटे में हुआ, यही कुट्टू तो का आटा हुआ। वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो कुट्टू का आटे वाला जो तंत्र है वही तंत्र पूरा शिक्षा में भी जुड़ा हुआ है, जी क्योंकि वो, मुझे कहने में कोई भी इसमें गुरेज नहीं है कि वे सभी जो लाभार्थी हैं वो अभी मौजूदा सरकार में हिस्सा हैं, मौजूदा सरकार में रसूख रखते हैं। तो वो कुट्टू के आटे के लाभार्थी हों, चाहे वो शिक्षा माफिया हों, चाहे वो कॉपी किताब माफिया हों, सभी सरकार में लाभार्थी हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार उनको संरक्षण दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया छेत्री जी। पर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर ये कहां पे हो रहा है, कौन ये व्यक्ति है। तो मैं आपको अंतिम ये यहाँ पर जो ये इंटरव्यू खत्म होने को है तो आपको बता दूं, ये पंकज छेत्री जी हैं जो देहरादून में इस समय धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और जो भी अभिभावक इनसे जुड़ना चाहता है वो धरना स्थल देहरादून में एकता विहार में आकर इस पूरे जो मुहिम इन्होंने शुरुआत की है उससे जुड़ सकता है। और इन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन है, ये जो मुहिम है, आगे ऐसे ही चलती रहेगी। कार्मिक धरना जो है अब चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये जो फीस एक्ट है वो आखिर कब तक आएगा, क्योंकि ये तो तय है कि अगर ये एक्ट नहीं लाया गया तो भविष्य में शायद जो उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चे निजी विद्यालयों में तो नहीं भेज पाएंगे। और सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें टीचर की कमी से, मूलभूत सुविधाओं की कमी से वो तो वैसे ही बंद हो रहे हैं। अब फैसला आपका है कि आपको जुड़ना है या वैसे ही हर बार मार्च और अप्रैल में बाहर निकलना है, डीएम कार्यालय में ज्ञापन देना है और उसके बाद 10 महीने के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाना है। अब फैसला आपका। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।